हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान एपीओ का पेपर 19 जनवरी 2025 को होने वाला है और इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। जैसा कि आपको पता है, इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी, आईपीसी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आने वाले हैं। और 19 जनवरी मतलब अब से ऑलमोस्ट हमारे पास 4 मंथ्स बचे हुए हैं। तो 4 मंथ बहुत होते हैं एपीओ के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान के एपीओ के सिलेबस में हमें ये देखा जा रहा है कि हमें एक एक चैप्टर वाइज या सेक्शन वाइज पूरा डिटेल्ड ब्रेकअप नजर आ रहा है सारे सब्जेक्ट्स का हम एविडेंस एक्ट की आज बात करने वाले हैं। एविडेंस एक्ट का हम पूरा का पूरा एक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। दैट मीन्स जो सेक्शंस एपीओ के लिए इंपॉर्टेंट है उन सेक्शंस को, जो सेक्शंस एपीओ के सिलेबस में दिए हुए हैं एज पर द राजस्थान पीसीएस। राजस्थान पीसीएस ने जो भी सिलेबस निकाला है फॉर द एपीओ एग्जाम, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जाम, उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है, उसमें जो सेक्शंस दिए हुए हैं, उन सेक्शंस को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद मैं ये आशा करती हूँ कि आपका ये पूरा का पूरा जो एविडेंस एक्ट है उसमें आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और इसमें हम साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट कर दिया है तो चलिए इसके साथ आप एक बैरेट लेकर बैठ जाइए इंडियन एविडेंस एक्ट की, और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए। बैरेट में मैं जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको बताने वाली हूँ वो सब आपको हाईलाइट करने हैं या मार्क करने हैं, और अपनी नोटबुक में आप वो इंपॉर्टेंट केस लॉज लिखते जाइएगा जो मैं टॉपिक वाइज बताने वाली हूँ। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बैरेट में ही आप स्टिकी नोट्स लगाकर केस लॉज लिख सकते हैं विद द रेलेवेंट सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये इंडेक्स है। इंडेक्स में मैंने उन सेक्शंस को हाईलाइट कर दिया है जो कि प्री के एग्जाम में आने वाले हैं, राजस्थान एपीओ के प्री में जो आने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट 1 की अगर बात कर लें तो यहाँ जो हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 पूरा का पूरा आने वाला है। दैट मीन्स सेक्शन 1, सेक्शन 2 तो हमारा रिपील हो चुका है, तो सेक्शन 1, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अब चैप्टर 2 की जहां बात आ रही है तो चैप्टर 2 में हम देख सकते हैं सिर्फ सेक्शन 5 to 11। सबसे पहले आप इन सारे सेक्शंस को अपनी बैरक में मार्क कर लीजिए जो राजस्थान एपीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ने में ईजी होने वाला है। चैप्टर 2 में देख सकते हैं सेक्शन 5 to 11 आने वाला है। फर्दर अगर हम देखने जाएं तो सेक्शन 24 से सेक्शन 30, दैट मीन्स कन्फेशन के कुछ टॉपिक्स यहाँ पर हैं, वो भी हमारे एपीओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। इसके बाद हम सेक्शन 32 देखने वाले हैं विच टॉक्स अबाउट द डाइंग डिक्लेरेशन, और अदर टॉपिक्स के बारे में भी सेक्शन 32 बात करता है। इसके बाद हम सेक्शन 45 से स्टार्ट करने वाले ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट, मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन कब रेलेवेंट हो जाती है, एक्सपर्ट ओपिनियन से रिलेटेड वो किस बेसिस पर उसने अपनी ओपिनियन दी है, ये सारी चीजें सेक्शन 45 से 51 में बात करते हैं। उसके बाद कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट, किसी पर्सन का कैरेक्टर कब रेलेवेंट हो जाता है, वो सेक्शन 52 से 55 में उसकी बात करी गई है। ये भी हमारे एपीयू एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बाद हमारा चैप्टर 9 जो है ऑफ विटनेसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जा रहा है। इसमें फ्रॉम सेक्शन 118 से लेके 134 तक हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो आप देख सकते हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ कुछ ही सेक्शंस हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट रह गए। तो हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेक्शन 1। ये था हमारा इंडेक्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आ रहे हैं सेक्शन 1 में। इंडियन एविडेंस एक्ट की एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, दिस इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ 1872। एक्ट नंबर आपको याद करना है, ये कौन सा है, ये फर्स्ट एक्ट है 1872 का, और इसे अडॉप्ट किया गया था ऑन 15 मार्च 1872। एडॉप्शन डेट या इनैक्टमेंट डेट हम कहें तो 15 मार्च ऑफ 1872 है, और इसकी इन्फोर्समेंट डेट मतलब किस दिन ये लागू हो गया था, तो दैट इज 1 सितंबर 1872। और कुछ इंपॉर्टेंट बात हम देख लेते हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है, और ये एफिडेविट्स पर अप्लाई नहीं होते हैं, एंड ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर भी अप्लाई नहीं होते हैं। और एक बात, जो इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा है वो एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको लिख लेने चाहिए एविडेंस एक्ट की ऑब्जेक्टिव्स और उसके फीचर्स मैं बता रही हूँ। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो लेक्स फोरी है, एंड इट इज ऑल्सो अ प्रोसीजरल लॉ।
इसे हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं क्योंकि ये प्रोसीजर हमें बता रहा है, और साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट एक रिट्रोस्पेक्टिव नेचर का एक्ट है। बेंथम ने ये बात कही थी कि विटनेसेस आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस। तो विटनेस जो होते हैं वो आईज और ईयर्स होते हैं किसी जस्टिस सिस्टम के। बेंथम ने ये बात कही थी, आप ये कोट भी याद कर लीजिए। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो सर जेम्स स्टीफन ने बनाया था, मतलब जेम्स स्टीफन वाज हेड एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव होता है, या प्रियम्बल में हम ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं किसी भी एक्ट के बारे में। तो वेयर एज इट इज एक्सपीरियंस टू कंसोलिडेट, डिफाइंड एंड अमेंड। अब ये तीनों बात आपको याद रख लेनी है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रियम्बल में क्या बातें कही गई है। तो एविडेंस एक्ट को हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, मतलब एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, उसे हम डिफाइन कर रहे हैं और उसे हम अमेंड कर रहे हैं। क्या चीज हम अमेंड कर रहे हैं, डिफाइन या कंसोलिडेट कर रहे हैं? तो लॉ ऑफ एविडेंस, इट इज हियर बाय इनैक्टेड एज फॉलोअर्स। अब हम पार्ट 1 के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 दैट इज प्रिलिमिनरी। तो यहाँ पर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात हो रही है। शॉर्ट टाइटल का मतलब हो गया, इस एक्ट को हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहेंगे। अब इसकी एक्सटेंट, ये कहाँ तक फैला हुआ है? तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पहले तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सक्लूड होता था, लेकिन जब से ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, तब से एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ JNK को एक्सक्लूड कर दिया गया। दैट मीन्स अब ये होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही कही कि ये सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है। इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स, ये कोर्ट मार्शल पर भी अप्लाई होते हैं, लेकिन कुछ चीजें एक्सेप्शन है जिन पर ये अप्लाई नहीं होता है। जैसे अंडर द आर्मी एक्ट जो कोर्ट मार्शल है, या नेवल डिसिप्लिन एक्ट, या फिर इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, इन पर ये अप्लाई नहीं होता है। और द एयरफोर्स एक्ट, एयरफोर्स एक्ट पर भी अप्लाई नहीं होता है। एंड ये एफिडेविट्स पर भी अप्लाई नहीं होता है। सी, इंडियन एविडेंस एक्ट एफिडेविट्स पर क्यों नहीं अप्लाई होता है? द रीजन बीइंग, एफिडेविट हैज नॉट बीन टेकन ऑन ओथ और नॉट टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर। अब आर्बिट्रेटर के सामने भी जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उन पर भी एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आर्बिट्रेटर की जो प्रोसीडिंग्स होते हैं वो फॉलो करते हैं नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को। वहां पर एविडेंसेस लेके या इतना लंबा कोर्ट का प्रोसीजर नहीं फॉलो होता है। वो आर्बिट्रेशन जो मेथड होता है वो आउटसाइड द कोर्ट होता है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन वाली चीज वो नहीं है। इसीलिए आर्बिट्रेशन पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। अब कमेंसमेंट की बात करें तो हमने आपको बताया कि ये 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स हुआ था। इन्फोर्स हुआ था या कमेंस हुआ था, एक ही बात है। इसका मतलब है कि 1 सितंबर से ये होल ऑफ द इंडिया पर अप्लाई हो चुका है। नाउ कम्स द इंटरप्रिटेशन क्लॉज, ये डेफिनेशन क्लॉज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 3 इज टॉकिंग अबाउट द इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सी, in this act the following words and expressions are used in the following sense unless a contrary intention appears from the context। जब तक कि कॉन्ट्ररी में कोई बात ना कही गई हो, सारे डेफिनेशंस को हम इनके डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ही उसकी डेफिनेशन मानने वाले हैं। सबसे पहली बात, कोर्ट। कोर्ट क्या होता है? कोर्ट में इंक्लूड होते हैं ऑल जजेस, सारे जजेस आ जाएंगे, सारे मजिस्ट्रेट्स आ जाएंगे, और सारे पर्सन्स आ जाएंगे जो कि लीगली ऑथराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए। लेकिन आर्बिट्रेटर्स वहां पर नहीं आते हैं, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। कोर्ट में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? पहला पॉइंट हो गया जजेस, दूसरा पॉइंट हो गया मैजिस्ट्रेट, और तीसरा पॉइंट हो गया पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। और कौन कौन कोर्ट में नहीं आते हैं? तो आर्बिट्रेटर्स आर नॉट कमिंग इनटू द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसके कीवर्ड्स को मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट कम दी फैक्ट। फैक्ट का क्या मतलब होता है? तो कोई भी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग या रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। सबसे पहली बात, अगर हम अपने सेंस से कोई चीज फील कर पा रहे हैं तो दैट इज अ फैक्ट, मतलब ये फिजिकल फैक्ट्स हो गए। और एनी मेंटल कंडीशन, अब हम किसी मेंटल कंडीशन की भी बात कर रहे हैं, तो जिस कंडीशन के लिए कोई पर्सन कॉन्शियस है, मतलब वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हो गए, तो ये होता है फैक्ट। फैक्ट की डेफिनेशन। अब फैक्ट जो होते हैं, एक फैक्टा प्रोबैंडा होता है। फैक्टा प्रोबैंडा का मतलब हो गया मटीरियल फैक्ट ऑन विच अ पार्टी रिलाइज। ऐसे फैक्ट जिस पर पार्टी रिलाई करती है, दैट इज नोन एज फैक्टा प्रोबैंडा। आप ये बगल में लिख लीजिए फैक्टा प्रोबैंडा का क्या मीनिंग होता है। इट मीन्स मटीरियल फैक्ट्स ऑन विच अ पार्टी रिलाइज।
या फिर फैक्ट सॉट टू बी प्रूव्ड। प्रिंसिपल फैक्ट्स जो होते हैं उसे हम फैक्टम प्रोबेंडम कहते हैं, मतलब फैक्ट इन इशू। अब फैक्ट इन इशू हम आगे डेफिनेशन देखेंगे फैक्ट इन इशू क्या होता है। सी illustration देख लेते हैं, that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact। अब कोई भी ऑब्जेक्ट certain way में arranged है, that is a fact। that a man heard or saw something is a fact। अब आप बताइए कि मैन जो वो कुछ सुन रहा है या कुछ देख रहा है, तो व्हाट काइंड ऑफ फैक्ट इट इज अ फिजिकल फैक्ट। मतलब फर्स्ट वाले क्लॉज में जो बात कही गई वो बी में, इलस्ट्रेशन बी में दिया हुआ है। अ मैन सेड सर्टेन वर्ड इज अ फैक्ट। अब मैन यहाँ पे कुछ कह रहा है, तो दैट इज अ फैक्ट विच इज अ फिजिकल फैक्ट। दैट मैन होल्ड अ सर्टेन ओपिनियन, हैज अ सर्टेन इंटेंशन, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation। वो particular sensation के लिए conscious है, तो that is also a fact and it comes under the mental fact। mental condition में ये आ जाएगा, that means ये psychological fact बन गया। that a man has a certain reputation, ये भी एक psychological fact है, किसी person की क्या reputation है। नेक्स्ट कम्स द मीनिंग ऑफ वर्ड रेलेवेंट। रेलेवेंट का क्या मतलब होता है, इसे हम हिंदी में सुसंगत कहते हैं। वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर। एक फैक्ट को दूसरे के साथ हम रेलेवेंट तब कह सकते हैं जब वन फैक्ट इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे फैक्ट विच सपोर्ट या डिनाई द फैक्ट इन इशू, इस तरह से वो कनेक्टेड है कि वो किसी फैक्ट को, फैक्ट इन इशू का मतलब होता है मैटर जो कि डिस्प्यूटेड है। फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। चलिए फैक्ट इन इशू पढ़ लेते हैं। फैक्ट इन इशू का मतलब हो गया एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स नेसेसरीली फॉलोज। अब फैक्ट इन इशू का क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या नेचर और एक्सटेंट उसका इस तरह का है कि वो डिसाइड कर रहा है किसी भी पर्सन की राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी को, या तो वो असर्ट कर रहा है मतलब उसे हामी भर रहा है, या तो डिनाई कर दे रहा है कि इस पर्सन की तो राइट नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, डिसेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज फैक्ट इन इशू। इन सिंपल वर्ड फैक्ट इन इशू का मतलब होता है मैटर विच इज इन डिस्प्यूट। मैटर इन डिस्प्यूट इज अ फैक्ट इन इशू। और रेलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं, फैक्ट विच सपोर्ट या डिनाई फैक्ट इन इशू। मतलब ऐसे फैक्ट जो डिस्प्यूटेड है, उन फैक्ट्स को अगर डिनाई किया जा रहा है या सपोर्ट किया जा रहा है तो दैट इज रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट हो जाएंगे, जरूरी हो जाएगी, यहाँ पर सुसंगत है वो। Explanation. Whenever under the provision of law for the time being in force relating to civil procedure, any court record an issue of fact, the fact to be asserted or denied in answer to such issue is a fact in issue। अब कोई भी ऐसा जो इशू ऑफ फैक्ट है सिविल प्रोसीजर कोड में और उसे हमने रिकॉर्ड करा है, तो उसके उससे रिलेटेड हम कुछ चीज अगर असर्ट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं तो दैट विल बिकम अ फैक्ट इन इशू। ठीक है, इलस्ट्रेशन सेज दैट ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। ए यहाँ पर एक्यूज्ड है बी के मर्डर का, और अपने ट्रायल में क्या क्या चीजें वहां पर रेलेवेंट हो सकती है, फैक्ट इन इशू क्या क्या चीजें हो सकती है। सी ए कॉज्ड बीज डेथ, ये तो इशू में है कि क्या ए ने बी की डेथ कॉज करी है। ये फैक्ट इन इशू क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए की लाइबिलिटी की बात हो जा रही है। ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, ए की इंटेंशन थी बी की डेथ कॉज करने की, तो क्या उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी, दैट इज ऑल्सो फैक्ट इन इशू। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, अगर ए ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन बी से रिसीव किया होगा उसके बाद अगर उसने मारा है तब तो वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा, तो दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट इन इशू कि क्या उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन रिसीव करा है। That A, at the time of doing the act which caused B's death, was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing its nature। और जब उसने ये एक्ट करा, उसने डेथ कॉज करा, जब वो क्या रीजन ये था कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के वजह से उसे अपने एक्ट का नेचर ही नहीं समझ में आया, वो जो कर रहा है उसे पता ही नहीं चला कि ये सही है या गलत। तो दीज आर द इश्यूज विच वी हैव टू डिसाइड, तो दीज इश्यूज आर डिस्प्यूटेड फैक्ट, इसीलिए इसे हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। सो सिंपल। नाउ कम्स द वर्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है, कोई भी मैटर जो कि एक्सप्रेस किया गया या डिस्क्राइब किया गया अपॉन एनी सब्सटेंस,
किसी भी सब्सटेंस पर, मतलब वो किसी कॉपी पर भी या बुक पर लिखा रह सकता है, किसी हम दीवार पर लिख दें, किसी रॉक पर लिख दें, किसी ट्री पर लिख दें, कहीं पर भी हम कोई भी चीज लिख दे रहे हैं बाय लेटर्स, या तो हम उस पर कोई फिगर बना दे रहे हैं या कोई निशान कर दे रहे हैं, मार्क कर दे रहे हैं, तो दीज आर डॉक्यूमेंट्स। और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, वन मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स का क्या मतलब है कि या तो हमने लेटर्स भी लिखे हैं वहां पर और हमने कोई फिगर भी बना दिया, मतलब एक से ज्यादा चीजों का हमने इस्तेमाल करा है। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। हमारी ये इंटेंशन होनी चाहिए, हम उस डॉक्यूमेंट पर, मतलब उस सब्सटेंस पर हम कुछ भी लिख रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारी ये इंटेंशन थी कि हाँ, इसे हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने वो मैटर रिकॉर्ड करा है। इसकी इलस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी, सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपको 3 वर्ड याद करने ले, सबसे पहला तो लेटर्स हो गया, दूसरा फिगर्स एंड द थर्ड वन इज मार्क्स। ये तीनों वर्ड्स हमेशा प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। नाउ कम्स द इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन, सारे इलस्ट्रेशंस डॉक्यूमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, कुछ भी चीज हमने लिख दी दैट इज अ डॉक्यूमेंट। वर्ड्स प्रिंटेड, कुछ प्रिंट करा है हमने, लिथोग्राफ करा है या फोटोग्राफ खींची है, तो दैट आर ऑल्सो डॉक्यूमेंट। मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, की कोई भी मैप या जो प्लान्स होते हैं दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट, सी मेटल प्लेट या स्टोन पर हमने कोई इंस्क्रिप्शन लिखा है दैट इज अ डॉक्यूमेंट। एंड फाइनली कैरिकेचर इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। नाउ कम्स द वर्ड एविडेंस। एविडेंस का क्या मतलब होता है? एविडेंस जो होता है वो एक माध्यम होता है या मीडियम होता है किसी भी प्रूफ तक पहुंचने का। ठीक है, जो एविडेंस वर्ड है इसे लिया गया था फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज एविडेंट या एविडेरे। उसका मतलब होता है टू प्रूव और टू डिस्कवर समथिंग क्लियरली। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं एविडेंस के बारे में। देखा जा सकता है एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, अब क्या क्या चीजें आ जा रही है, all statements which the court permits या requires to be made before it by witness in relation to matters of fact under inquiry। ठीक है, तो एविडेंस में आ गया ऐसे चीजें, सारे स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। स्टेटमेंट मतलब हम बोलकर वो बात कह रहे होंगे, और कोर्ट ने परमिट कर दी है या रिक्वायर कर रहा है ये बात कि जो विटनेस है, विटनेस द्वारा ये चीज, ये सारे स्टेटमेंट कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए फॉर द मैटर, फॉर इंक्वायरी, इंक्वायरी के लिए हम कोर्ट में बुला रहे हैं, तो दैट इज, वो सारे स्टेटमेंट एविडेंस बन जाएंगे और इसे हम ओरल एविडेंस कहते हैं। सी, ऑल दीज आर नोन एज ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस की डेफिनेशन सेक्शन 59 में दी हुई है। दो ये सेक्शन हमारे एपीओ के एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन आप ओरल एविडेंस की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि वो सेक्शन 59 में दिया हुआ है। Now comes subsection 2 which is talking about all documents। अभी तक हमने all statements देखा, अब हम documents देख रहे हैं। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको पता है, कुछ भी चीज जो लेटर्स में है, फिगर्स में है या मार्क्स के फॉर्म में है। तो सारे डॉक्यूमेंट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इंक्लूड होते हैं। प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए हमने प्रोड्यूस करे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को, तो उस डॉक्यूमेंट को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। Now comes the word proved। proved का क्या मतलब होता है? See, a fact is said to be proved। किसी फैक्ट को हम प्रूफ तब कहेंगे when after considering the matters before it। मैटर को कंसिडर करने के बाद कोर्ट ये बिलीव कर रहा है कि हाँ दैट फैक्ट एग्जिस्ट, या ये कंसिडर कर रहा है कि उस फैक्ट की जो एग्जिस्टेंस है वो सो प्रोबेबल, वो इतनी प्रोबेबल है कि प्रूडेंट मैन, जो एक prudent man होगा, ought under the circumstance of particular case to act upon the supposition that it exists। proved का मतलब हो गया कि जो एक prudent person होता है, जो एक नॉर्मल इंसान होता है, जो उस फैक्ट को देखकर या उस चीज को देखकर मान लेगा कि हाँ ये चीज तो एग्जिस्ट कर रही है और उस बेसिस पर कोई एक्ट करेगा, तो दैट इज नोन एज प्रूव्ड, वो प्रूफ हो गया। नाउ कम्स डिस्प्रूव। अब डिस्प्रूव में इसी का उल्टा बात दिया हुआ है, दैट इज अ फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। ठीक है, द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, यही वर्ड डिफरेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, और कंसिडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल। उसमें हमने एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल माना था, यहाँ हम नॉन एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल मान रहे हैं दैट अ प्रूडेंट मैन ought under circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist। उसके नॉन एग्जिस्टेंस के बेसिस पर हम कोई एक्ट कर देंगे अगर हम एक प्रूडेंट पर्सन है तो
तो दैट विल बी सेड एज डिसप्रूव्ड. नाउ कम्स नॉट प्रूव्ड. नॉट प्रूव्ड का मतलब है कोई ऐसी बात जो साबित ही नहीं हुई है अभी तक. A fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved. किसी भी फैक्ट को जब तक या तो प्रूव नहीं किया गया या तो डिसप्रूव नहीं करा गया तो उसे हम मानेंगे कि वो फैक्ट जो है वो नॉट प्रूव्ड है, मतलब उसे प्रूफ ही नहीं करा गया है. प्रूफ क्या होता है? सी, प्रूफ एक रिजल्ट होता है एविडेंस का. हम जब एविडेंस देते हैं उस एविडेंस के बेसिस पर जो निष्कर्ष निकलता है दैट बिकम्स अ प्रूफ. अब इंडिया की क्या डेफिनेशन है? इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जे एंड के. ये तो अब रिपील हो चुका है, एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जे एंड के तो नहीं आता है. ठीक है. एक्सप्रेशन, अब हम सर्टिफाइंग अथॉरिटी की बात करते हैं. कहीं पर भी अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर एंड सब्सक्राइबर, अगर इन तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है तो इनका मीनिंग हम लेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो डेफिनेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम मानेंगे कि क्या इन सब वर्ड्स की डेफिनेशन है. नाउ कम्स मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम एंड द कंक्लूसिव प्रूफ. सी, मे प्रेज्यूम जो होता है वो रिबटेबल होता है ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. रिबटेबल का मतलब हो गया उसे हम रिबट कर सकते हैं कोई एविडेंस देकर, मतलब उसके कॉन्ट्ररी जो बात कोर्ट ने मान ली है उसके कॉन्ट्ररी हम कोई एविडेंस देकर उसे रिबट कर सकते हैं. ठीक है. तो मे प्रेज्यूम वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट. सी, यहाँ पे प्रोवाइडेड वर्ड दिया हुआ है by this fact that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved. कोर्ट उस फैक्ट को प्रूव्ड मान सकती है unless and until आप उसे डिसप्रूव ना कर दे या फिर कोर्ट अगर आपको प्रूफ देने के लिए ना बुला ले. ठीक है. तो उसे हम मे प्रेज्यूम मानते हैं. ये है रिबटेबल प्रिजम्पशन, रिबटेबल ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. नाउ कम्स शैल प्रिज्यूम. यहाँ पर डायरेक्टेड की बात हो रही है, मतलब डायरेक्शन मिल रही है एक. whenever it is directed by this act, इस एक्ट ने डायरेक्ट कर दिया है कोर्ट को, दैट कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी किसी भी फैक्ट को, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, उसे प्रूव्ड मान लेगी अनलेस एंड अनटिल उसे डिसप्रूव ना किया गया हो. मे प्रिज्यूम में कोर्ट प्रूफ भी मांग रही थी आपसे, लेकिन यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है. यहाँ पर सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि कोर्ट उस चीज को प्रूफ मानेगी अनलेस एंड अनटिल आपने उसे डिसप्रूव ना कर दिया हो. नाउ कंक्लूसिव प्रूफ, when one fact is declared by this act, मतलब ये एक्ट ने डिक्लेयर कर दिया किसी फैक्ट को कि वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है. कंक्लूसिव प्रूफ में आप कोई भी अलग से एविडेंस नहीं दे सकते उस फैक्ट को डिसप्रूव करने के लिए. तो ये था हमारा चैप्टर 1, यहाँ पर कंप्लीट होता है. अब इसके साथ हम कुछ सेक्शन देख लेते हैं. जैसे कंक्लूसिव प्रूफ जो होता है वो एक इररिबिटेबल प्रिजम्पशन होता है. ठीक है. और इसके सेक्शन है सेक्शन 41, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113 ऑफ द एविडेंस एक्ट. जो कंक्लूसिव प्रूफ है इट प्रोवाइड्स फाइनलिटी टू अ प्रूफ. ठीक है. और जो शैल प्रिज्यूम है, शैल प्रिज्यूम इज आल्सो अ रिबिटेबल प्रिजम्पशन, लेकिन दिस इज नॉट रिबिटेबल ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट. कोर्ट की डिस्क्रिशन पर नहीं बेस्ड है. यहाँ पर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपको ये बात डिसप्रूव करनी है. तो इसके साथ हमारा सेक्शन 4 कंप्लीट होता है. नाउ कम्स चैप्टर 2. इसमें हम सेक्शन 5 से 11 तक पढ़ने वाले हैं. सेक्शन 5 is talking about the evidence may be given of fact in issue and relevant fact. See, आप किन फैक्ट्स की या किन बातों का आप एविडेंस दे सकते हैं. तो जो फैक्ट इन इशू है, फैक्ट इन इशू मतलब डिस्प्यूटेड मैटर जो है. और दूसरी बात रेलेवेंट फैक्ट जो है, रेलेवेंट फैक्ट का क्या मतलब था? रेलेवेंट फैक्ट में हमने पढ़ा था कोई भी ऐसा फैक्ट विच सपोर्ट या डिनाई द फैक्ट इन इशू, तो उसे हम रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं. तो इन दो चीजों की आप एविडेंस दे सकते हैं. Section 5 is saying that evidence may be given in any suit or proceeding of existence or non-existence of every fact in issue. ठीक है. And of such other fact as are herein declared to be relevant and of no other. और किसी भी चीज की नहीं दी जा सकती है. पहली बात फैक्ट इन इशू का आप एविडेंस दे सकते हैं एंड सेकेंड पॉइंट इज आप रेलेवेंट फैक्ट का एविडेंस दे सकते हैं. ठीक है. एक्सप्लेनेशन एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा है. This section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is entitled to prove by any provision of law for the time being in force relating to civil procedure. मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है it will not override the provisions of CPC. Illustration says that A is tried for the murder of B.
by beating him with the club with the intention of causing his death। ठीक है, ए ने ट्राई करा, बी को मारा उसने, ए को ट्राई किया जा रहा है, उसने बी को मारा था, मारने की वजह से बी की डेथ हो जाती है। ट्रायल में ये फैक्ट इशू में आ गए, ए इज बीटिंग बी विद द क्लब, ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग एंड एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ। तो ये सारे फैक्ट इन इशू है। Illustration B says that a suitor does not bring with him and have in readiness for production at the first hearing of case a bond on which he relies। अब कुछ बॉन्ड पर ए रिलाई कर रहा है लेकिन उसने वो कोर्ट में लेकर ही नहीं आया, तो this section does not enable him to produce the bond or prove its contents at a subsequent stage। तो बाद में उसे परमिशन नहीं मिल जाएगी कि आप उस दिन नहीं लेकर आए थे तो आप अगले दिन लेकर आ जाइए, ये चीज नहीं हो सकता है। otherwise than in accordance with conditions prescribed in CPC। ठीक है, सीपीसी में अगर दिया हुआ है कि आप ला सकते हैं सब्सिक्वेंट स्टेज पर, तब आप वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज कोर्ट ने मना कर दिया है, आप नहीं ला सकते हैं। Now comes section 6, it is talking about relevancy of fact forming part of same transaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस सेक्शन को हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे भी कहते हैं। सी फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, कोई भी ऐसा फैक्ट है जो कि ऐसे इशू में तो नहीं है लेकिन वो इस तरह से कनेक्टेड है विद फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहा है, आर रेलेवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। तो वो रेलेवेंट हो जाता है अगर वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि अगर वो सेम टाइम और प्लेस पर अकर हुआ होता तो वो इम्पोर्टेंट रहता, तो इसीलिए वो सेम टाइम एंड प्लेस पर अकर हुआ हो या डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस पर अकर हुआ हो लेकिन वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहा है तो दैट विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। एंड सेक्शन 6 को हम कह सकते हैं इट इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे एविडेंस, मतलब जनरल रूल है कि हियरसे एविडेंस को आप कोर्ट में नहीं लेकर आ सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 आप हियरसे एविडेंस को कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। illustration says that A is accused of murder of B by beating him। A जो है वो accused है B के murder का। Whatever was said or done by A and B or the bystanders at the beating, ए जब बी को मार रहा था उस वक्त ए या बी ने जो भी बात कही या आसपास के लोग जो देख रहे थे जो सुन रहे थे उन लोगों ने जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर या एट द टाइम ऑफ बीटिंग उन्होंने जो बात भी कही है दैट विल बी रेलेवेंट एज दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। illustration B says that A is accused of waging war against government of India, ठीक है, by taking part in an arms in which property is destroyed, troops are attacked and goals are broken open। The occurrence of these facts is relevant as forming part of general transaction though A may not have been present at all of them। I hope ये आपको illustration समझ में आ गया। इसके साथ हम एक केस देख लेते हैं, आर वर्सेस फॉस्टर का केस है, ठीक है। यहाँ पर ये बात कही गई द विटनेसेस हैज सीन ओनली स्पीडिंग व्हीकल एंड नॉट द एक्सीडेंट। इसमें एक पर्सन की एक्सीडेंट हो जाती है और जो थर्ड पर्सन रहता है उसने सिर्फ व्हीकल को पास होते देखा था कि खूब स्पीड से एक व्हीकल गई और उसने एक्सीडेंट नहीं देखा है। तो इंजर्ड पर्सन और बाद में जो इंजर्ड पर्सन है ही एक्सप्लेन्ड हिम द नेचर ऑफ एक्सीडेंट, तो he was allowed to give evidence of what deceased said because it was the part of res geste। ये है आर वर्सेस फॉस्टर के केस में कहा गया था। आप ये पॉइंट लिख लीजिए, the witness had seen only speeding vehicle and not the accident। the injured person explained him the nature of the accident। he was allowed to give evidence of what the deceased said because it was the part of res geste। अब एक और केस इंपॉर्टेंट हो जाता है एज पर सेक्शन 6, सुखार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, SUKHAR, सुखार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1999 का केस है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि सेक्शन 6 इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियरसे एविडेंस। Section 6 is an exception to general rule that hearsay evidence is not admissible। For bringing hearsay evidence within the provision of Section 6, it must be established
that the act was contemporaneous with the fact in issue and there should not be an interval which would allow fabrication. मतलब जो सेक्शन 6 है वो एक एक्सेप्शन तो है हियर से एविडेंस का, मतलब जो हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल उसका ये एक्सेप्शन तो है, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि स्पॉन्टेनिटी और इमीडिएटसी जो है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर का जो केस है वो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर का केस एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं आपने बहुत देर पहले कोई एक्ट देखा या बहुत देर बाद कोई ऐसा फैक्ट है जो आप कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, तो दिस विल नॉट बी अ गुड एविडेंस। ठीक है, हाँ तो हमने ये दो इंपॉर्टेंट केस देख लिए, आर वर्सेस फॉस्टर का केस जो 1834 का केस है एंड दिस वाज सुखार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1999 का केस है। और एक और इंपॉर्टेंट केस है बसंती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल, बसंती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1987। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा दैट व्हेन शॉर्टली आफ्टर मर्डर द पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ मर्डर डिस्क्राइब्ड द एब्सेंस ऑफ डिसीज बाय सेइंग दैट ही हैड लेफ्ट द विलेज। तो कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि दैट स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन एंड दस इट इज रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 दैट इज रेस जेस्टे। ठीक है, सेक्शन 7 इज टॉकिंग अबाउट फैक्ट विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। ये दो इलस्ट्रेशन भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है, वो समझ में आ जाएगा। सेक्शन 7 is saying that facts which are the occasion, cause or effect, immediate or otherwise, of relevant fact or fact in issue, or which constitute the state of things under which they happened, or which afforded an opportunity for their occurrence or transactions are relevant. So section 7 is based on the principle of induction. इसमें आप इसे आप स्कोप वर्ड से याद कर सकते हैं, SCOPE। अब इसमें आप S फॉर स्टेट याद कर लीजिए, फैक्ट विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट फैक्ट इन इशू और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स। तो ये स्टेट आपका आ गया एस से। इसके बाद C फॉर आप याद कर लीजिए कॉज, कॉज ऑफ अ थिंग। फिर आ गया ओकेजन, O फॉर ओकेजन, OP for opportunity, and finally E for effect, that means the aftermath of an act. Section 7 says that कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि ओकेजन, कॉज या इफेक्ट, अब जो इफेक्ट है वो इमीडिएट भी हो सकता है या अदरवाइज भी हो सकता है किसी रेलेवेंट फैक्ट का या फैक्ट इन इशू का, जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपेंड और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तब मैंने कुछ एक्ट करा, और ट्रांजैक्शन, तो ये सारे रेलेवेंट फैक्ट हो जाते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन देखिए, क्वेश्चन है वेदर ए रॉब्ड बी, क्या ए ने बी को लूटा है। तो फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, रॉबरी के जस्ट पहले बी वेंट टू अ फेयर, बी मेले में गया था कुछ पैसे लेकर, ठीक है, और उसने मेंशन करा था ये फैक्ट को कि हाँ वो पैसे लेकर आया है टू थर्ड पर्सन, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो गया। Now comes illustration B. The question is whether A murdered B. क्या A ने B को मारा है। तो marks on the ground, ground पर जो marks हैं produced by the struggle at or near the place where murder was committed are relevant fact. इसके जो facts हैं, जो illustration B के facts हैं, ये R versus Richardson के illustration से लिए गए हैं। मतलब R versus Richardson का जो facts है that has been taken in illustration B. अब illustration C is talking about, इलस्ट्रेशन बी जो है वो इफेक्ट की बात कर रहा है, मतलब जो ग्राउंड पर जब वो लड़ाई कर रहे थे तो ग्राउंड पर मार्क्स बन रहे थे, अगर वो मिट्टी में लड़ाई कर रहे होंगे या किसी ऐसी जगह पर अगर उन्हें चोट लग गई है तो चोट की वजह से अगर ब्लड आ रहा है तो उसके निशान, या अगर वो कीचड़ से आए हैं तो पैरों के निशान बनेंगे, तो ये सारा इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन सी सेज दैट द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, क्या ए ने पॉइजन डाला है बी के खाने में। तो स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स ascribed टू पॉइजन, सी बी के सिम्टम्स से पता चल रहा है कि हाँ पॉइजन तो उसे मिला है, और बी के हैबिट को ए जानता था कि वो किस वक्त खाना खाता है, किस तरह के खाना खाता है,
या कब सोता है, मतलब सारे हैबिट्स ए को पता थे, जो उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। मुझे मौका मिला क्योंकि मुझे पता था कि वो पर्सन किस वक्त खाना खाता है, क्या खाना खाता है, उसे कौन खाना देता है, तो मेरे पास ये मौका आ गया कि मैं उसके खाने में पॉइजन मिक्स कर सकूं। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। तो ये सारे फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। तो सेक्शन जो इलस्ट्रेशन सी है, इसमें स्टेट ऑफ थिंग हम देख सकते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसी यही वाला जो इलस्ट्रेशन है, इसके सेम फैक्ट्स हमने लिए गए हैं आर वर्सेस डॉनलन के केस में, आर वर्सेस डॉनलन। ठीक है। अब 8 की बात करें, सेक्शन 8 इज टॉकिंग अबाउट मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। आप इसे पीसीएम से याद कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं। पीसीएम का मतलब हो गया प्रिपरेशन, कंडक्ट एंड मोटिव। कंडक्ट जो हो जाएगा वो प्रीवियस भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। तो सेक्शन 8 पीसीएम। Any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact. ठीक है। तो conduct of any party or of any agent to any party to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person and offense against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact, and whether it was previous or subsequent thereto. सेक्शन 8 बहुत ही इजी है, इसमें सिर्फ कंडक्ट की बात हो रही है। किसके कंडक्ट की बात हो रही है? तो पार्टी के कंडक्ट की या उसके एजेंट के कंडक्ट की। और हमने मोटिव की बात कर ली, प्रिपरेशन की बात कर ली, और जो कंडक्ट है वो प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। कंडक्ट में हम स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। स्टेटमेंट मतलब हमने एक बात कह दी, तो कहा हुआ बात वो कंडक्ट कैसे हो सकता है? अनलेस दो स्टेटमेंट अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट अदर देन स्टेटमेंट। लेकिन अगर उस स्टेटमेंट के साथ हमें कोई एक्ट अकम्पनी कर रहा है कि हमने कोई बात कहते कहते किसी पर्सन को मार दिया या कुछ ऐसा एक्ट कर दिया, तो कोई भी एक्ट अकम्पनी होना जरूरी है किसी स्टेटमेंट के साथ, तभी हम उसे कंडक्ट कहेंगे। बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। लेकिन जो हमने ये स्टेटमेंट की यहाँ पर बात करी, उस स्टेटमेंट को अगर हम कंडक्ट में तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट की रेलेवेंसी कम नहीं हो जाएगी, हम किसी अदर सेक्शन में उस स्टेटमेंट को रेलेवेंट ले सकते हैं। ठीक है। Explanation 2 says that when conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant. ठीक है। When the conduct of any person is relevant, अब किसी भी पर्सन का कंडक्ट कब रेलेवेंट हो जाएगा? कोई भी स्टेटमेंट मेड टू हिम, उसे कोई स्टेटमेंट कहा गया या उसके प्रेजेंस में एंड हियरिंग विच अफेक्ट सच कंडक्ट, उस कंडक्ट को जो अफेक्ट कर रहा हो, तो दैट विल बी अ रेलेवेंट स्टेटमेंट। इलस्ट्रेशन, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए को ट्राई किया गया है बी की मर्डर के लिए। फैक्ट ये है कि ए ने सी का मर्डर किया है और बी को ये बात पता थी कि ए ने सी का मर्डर किया है, और बी ने पैसे मांगने की कोशिश करी। बी ने कहा कि तुमने सी का मर्डर करा है, मैं जान रहा हूं, तुम मुझे इतने पैसे दे दो, अदरवाइज मैं जाके पुलिस को बता दूंगा कि तुमने सी का मर्डर करा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है ये सारी बातें रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम ए का मोटिव देख पा रहे हैं। ए ने बी को क्यों मारा होगा? क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो पुलिस को ना बता दे। ए सूज बी अपॉन अ बॉन्ड फॉर पेमेंट ऑफ मनी, और बी ने डिनाई कर दिया मेकिंग ऑफ द बॉन्ड। ए ने सू करा था बी को कि उसने मनी ने दिया है मुझे, और बी ने डिनाई कर दिया कि हमारे बीच तो कोई बॉन्ड बना ही नहीं है। तो फैक्ट ये है, एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज एलिज्ड टू बी मेड, बी रिक्वायर्ड मनी। जिस वक्त ए कह रहा है कि इस वक्त हमने बॉन्ड बनाया है, अब बी को उस वक्त पैसे की जरूरत थी, तो यहाँ पर ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वो मोटिव शो कर रहा है उस पर्सन का। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। अब ए ने फिर मर्डर कर दिया बी का पॉइजन के थ्रू। फैक्ट ये है, बिफोर द डेथ ऑफ बी, बी के डेथ के पहले ए ने प्रोक्योर करा था पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वाज एडमिनिस्टर्ड टू बी। तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट इज विल ऑफ ए। जो सर्टेन डॉक्यूमेंट है, क्या वो ए की विल है? Fact that not long before the date of the alleged will,
A made inquiry into the matters to which the provisions of the alleged will relate. अब A ने will से related inquiry करी थी. That he consulted वकील, उसने वकील से भी कंसल्ट कर लिया था in reference to making of will, and that he caused drafts of other will to be prepared of which he did not approve. तो ये सारे फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे. ठीक है, इसी तरह से सारे इलस्ट्रेशन है. आपको हर एक इलस्ट्रेशन को ध्यान से पढ़ना है बिकॉज इंडियन एविडेंस एक्ट में इलस्ट्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इंडियन एविडेंस एक्ट में मोस्टली इलस्ट्रेशन से सवाल तो आते ही हैं. नाउ कम्स सेक्शन 9. Section 9 is talking about fact necessary to explain or introduce relevant fact. Fact necessary to explain or introduce a fact in issue. कोई भी ऐसे फैक्ट जो कि नेसेसरी हो जा रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को, या फिर सपोर्ट करते हैं या रिबट करते हैं किसी भी इन्फरेंस को जो सजेस्ट कर रहा हो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड, या फिर आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं किसी थिंग का या किसी पर्सन का whose identity is relevant, जिसकी आइडेंटिटी रेलेवेंट है, या टाइम और प्लेस को फिक्स कर रहे हैं एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट. अब इशू ऑफ फैक्ट या रेलेवेंट फैक्ट हुआ हो उस टाइम को बता रहे हैं, या ऐसा शो कर रहे हैं किसी रिलेशन ऑफ द पार्टीज को बाय हुम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड. तो ये सारे फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस. अब इसी में हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड दैट इज टीआईपी को भी इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी की बात हो रही है. आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन जो होता है वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बन जाता है. अब सेक्शन 9 के कई सारे इंपॉर्टेंट की एसेंशियल्स हैं. देखिए, सबसे पहले तो नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस. एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस एक फैक्ट हो गया. सपोर्ट और रिबट सेकंड इलस्ट्रेशन सेकंड की एसेंशियल हो गया. स्टैब्लिश द आइडेंटिटी थर्ड एसेंशियल हो गया. आइडेंटिटी किसी थिंग की भी किसी पर्सन की भी. ये टाइम एंड प्लेस चौथा एसेंशियल हमारे पास हो गया. एंड पांचवा है रिलेशन ऑफ द पार्टीज. रिलेशन ऑफ द पार्टीज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट की एसेंशियल. अब हम इसे सायर वर्ड से याद कर सकते हैं. आपको मैं कीवर्ड्स इसलिए याद करा रही हूँ ताकि आपको एसेंशियल्स याद रहें. आप ये सारे वर्ड बगल में लिख लिया करिएगा किसी भी सेक्शन के, जिससे आपको ये सारे की एसेंशियल्स याद रहने वाले हैं. अब एस से आप सपोर्ट याद कर लीजिए. आई फॉर आप इंट्रोड्यूस और आइडेंटिटी वर्ड याद कर लीजिए. आर फॉर रिबट याद कर लीजिए. रिबट भी आप याद कर सकते हैं, रिबट के साथ साथ रिलेशन याद कर सकते हैं. एंड ई फॉर हो गया एक्सप्लेनेशन. तो सायर वर्ड से आपका सारा का सारा की एसेंशियल्स याद हो जाएगा. अब इसके इलस्ट्रेशंस आप पढ़ लीजिएगा. एक दो इलस्ट्रेशन मैं आपको बता दे रही हूँ. पहला इलस्ट्रेशन, द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज विल ऑफ ए. जो एक गिवन डॉक्यूमेंट है क्या वो ए की विल है. तो स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ द एलिज्ड विल मे बी रेलेवेंट फैक्ट. तो अब ए की प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस था, उसके फैमिली का क्या उसके फैमिली की प्रॉपर्टी का क्या स्टेट था एट दैट टाइम, तो वो सारे फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे ये प्रूव करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है क्या वो ए की विल है. मतलब जो फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट है उसमें जो एक्सप्लेन वर्ड है, इंट्रोड्यूस है, या हम सपोर्ट कर रहे हैं, रिबट कर रहे हैं, या फिर हम आइडेंटिटी को ड्रॉ कर रहे हैं किसी थिंग के या किसी पर्सन के, या हम टाइम एंड प्लेस को फिक्स कर रहे हैं, या हम रिलेशन ऑफ द पार्टीज बता रहे हैं. ये सारी चीज कब हो रही है, विथ रिलेशन टू या इन ट्रांजैक्शन विद द फैक्ट. दैट मीन्स फैक्ट इन इशू और द रेलेवेंट फैक्ट. ये सारी चीज फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है. लास्ट इलस्ट्रेशन कह रहा है ए ट्राइड फॉर द रायट. ए को दंगे के लिए ट्राई करा गया और ये प्रूव हो जाता है कि ही हैव मार्च्ड एट द हेड ऑफ द मॉब. द क्राइज ऑफ द मॉब आर रेलेवेंट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर. सी क्राइज ऑफ द मॉब जो है वो अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर जो एक्ट हुआ है. तो दैट इज अ रेलेवेंट फैक्ट. सेक्शन 10. सेक्शन 10 is talking about the things said or done by conspirator in reference to common design. इसे हम रूल ऑफ एजेंसी भी कहते हैं. अब रूल ऑफ एजेंसी क्यों कहते हैं ये हम आगे जानेंगे. क्या कह रहा है सेक्शन 10, वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव. हमारे पास एक रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए, मतलब हमारे पास सफिशिएंट वजह है बिलीव करने के लिए दैट टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा पर्सन ने मिलकर कंस्पिरेसी करी है
टू कमिट एन ऑफेंस, एक ऑफेंस करने के लिए उन्होंने कंस्पिरेसी करी या फिर एक एक्शनेबल रॉन्ग करा है। एनीथिंग सेड, कुछ भी बात कही गई, की गई या लिखी गई बाय एनी ऑफ सच पर्सन, मतलब 2 और मोर पर्सन की जो बात हो रही है उनमें से अगर किसी ने कोई बात कही है, लिखी है या करी है of such person in reference to their common intention, उनका common intention होना भी बहुत जरूरी है। After the time when such intention was first entertained, वो intention पहली बार जब entertain किया गया उसके बाद उनमें से किसी एक पर्सन ने कोई चीज कही, करी या लिखी, is a relevant fact as against each of the person, तो वो सारे पर्सन के लिए relevant fact हो जाएगा। So conspiring as well for the purpose of proving existence of the conspiracy, कंस्पिरेसी की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए भी वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट सच पर्सन वाज पार्टी टू इट, और ये भी प्रूव किया जा सकता है कि वो जो पर्सन है ही वाज द पार्टी टू इट। इसमें मिर्जा अकबर का केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिर्जा अकबर के केस में ये बात कही गई थी कि नरेशन ऑफ द पास्ट स्टोरी कांट बी एक्सेप्टेड अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 को आप कंस्पिरेसी वर्ड से याद कर सकते हैं, ये रूल ऑफ एजेंसी भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसे हम रीड विद सेक्शन 120A एंड 120B ऑफ आईपीसी करेंगे, क्योंकि 120A ऑफ आईपीसी में हमें कंस्पिरेसी की डेफिनेशन मिलती है और 120 के बी में हमें उसकी पनिशमेंट मिलती है। रूल ऑफ एजेंसी या इम्प्लाइड एजेंसी भी कहते हैं। इसमें एक और केस इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर वर्सेस ब्लेक एंड टाई। आप इसका सिर्फ केस का नाम याद कर लीजिए, आर वर्सेस ब्लेक एंड टाई। और एक अफजल केस भी है जो मुंबई कंस्पिरेसी केस था। इलस्ट्रेशन सी, रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग दैट, रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है ये बिलीव करने के लिए कि ए ने ज्वाइन करा है कंस्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फैक्ट ये है दैट बी प्रोक्योर्ड आर्म्स इन यूरोप, बी ने आर्म्स लिए यूरोप से फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। सी कलेक्टेड मनी इन कैलकटा, सी ने मनी को कलेक्ट किया है कैलकटा में फॉर अ लाइक ऑब्जेक्ट। एंड डी ने परसुएड करा पर्सन्स को टू ज्वाइन द कंस्पिरेसी इन बॉम्बे। मतलब हर काम अलग अलग जगह हो रहा है। ई ने भी पब्लिश करा राइटिंग में एडवोकेटिंग द ऑब्जेक्ट इन व्यू एट आगरा। एंड एफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिल्ली टू जी एट काबुल अ मनी विच सी हैड कलेक्टेड एट कैलकटा and the contents of letter written by H giving an account of conspiracy and each relevant are each relevant। तो ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जाएगी बोथ टू प्रूव, किस चीज के लिए रेलेवेंट हो जाएगी, तो दो कामों के लिए रेलेवेंट हो जाएगी। प्रूव करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ कंस्पिरेसी, एक ही कि यहाँ पर कंस्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही है ये प्रूव कर सकते हैं। एंड टू प्रूव एज कंप्लिसिटी इन इट, और ए ने साथ में कंप्लाई करा है ये भी प्रूव कर सकते हैं। ऑल्दो ही मे हैव बीन इग्नोरेंट ऑफ ऑल ऑफ देम, ऐसा हो सकता है कि ए को सारी बात ना पता हो कि कौन सा पर्सन यूरोप जा रहा है, कौन सा पर्सन बॉम्बे में क्या कर रहा है, कौन सा पर्सन कैलकाटा में क्या कर रहा है, ये सारी चीज हो सकता है ए को ना पता हो, लेकिन ए को इस चीज के लिए क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए लायबल यहाँ पे ठहरा दिया जाएगा। एंड ऑल्दो द पर्सन बाय हुम दे वर डन वर स्ट्रेंजर्स टू देम, हो सकता है कि सारे के सारे लोग के लिए स्ट्रेंजर हों। एंड ऑल्दो दे मे हैव टेकन प्लेस बिफोर ही जॉइंड द कंस्पिरेसी और आफ्टर ही लेफ्ट, और ये भी हो सकता है कि ए के कंस्पिरेसी ज्वाइन करने से पहले कुछ लोगों ने ज्वाइन करा हो या बाद में ज्वाइन करा हो और बाद में छोड़ दिया हो, तब भी ये सारे फैक्ट रेलेवेंट हो जाते हैं। नाउ कम्स सेक्शन 11। सेक्शन 11 इज टॉकिंग अबाउट द प्ली ऑफ एलिबी। अब क्या होता है कि कोई भी फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट हो जा रहा है, कोई ऐसा फैक्ट जो जनरली रेलेवेंट नहीं है लेकिन हम यहाँ पर रेलेवेंट उसे कह दे रहे हैं, मतलब ये फैक्ट इनकंसिस्टेंट है स्टिल इट इज रेलेवेंट, इसे हम रेसिडुअल सेक्शन भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, कोई ऐसा फैक्ट अगर वो इनकंसिस्टेंट है किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के, तो भी हम उससे रेलेवेंट मान ले रहे हैं। यही होता है प्ली ऑफ एलिबी। इसका एक इंपॉर्टेंट केस है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आप इस केस का नाम लिख लीजिए, सेक्शन 11 से ये रिलेट करता है। ठीक है, और सेकेंड क्लॉज ये कह रहा है इफ बाय देमसेल्व्स आर इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, connection with other fact, they make existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। किसी भी फैक्ट के
कोई भी ऐसा फैक्ट जो कनेक्शन में इस तरह से है कि वो किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को या तो बहुत प्रोबेबल बना दे रहा है या इम्प्रोबेबल बना दे रहा है, स्टिल दैट विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। सी, प्रोफेसर विगमोर जो थे उन्होंने 6 केस स्टेट करा था जिनमें हम सेक्शन 11 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मतलब सेक्शन 11 का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब प्ली ऑफ एलिबी जो है, प्ली ऑफ एलिबी का हम कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, प्ली ऑफ एलिबी हम कब ये प्रूव कर सकते हैं कि हम तो उस जगह पे प्रेजेंट ही नहीं थे, ये होता है प्ली ऑफ एलिबी। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है कोई भी फैक्ट से। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ पर्सन चार्ज, जिस पर्सन को चार्ज किया गया है वो पर्सन वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है क्राइम सीन पर, ये हो जाएगा प्ली ऑफ एलिबी। सेकंड, नॉन एक्सेस, मतलब हम एक्सेस ही नहीं ले सकते थे जिस क्राइम यहाँ पर हुई है। तीसरा, सर्वाइवर ऑफ एलेज्ड डिसीज, अगर हम किसी पर्सन को कह रहे हैं कि दिस पर्सन हैज डाइड और वो पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है और सर्वाइव कर रहा है। चौथा, कमीशन ऑफ क्राइम बाय थर्ड पर्सन, अगर हम ये प्रूव कर दें कि किसी थर्ड पर्सन ने क्राइम करा है तो भी हम यहाँ बच सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म एंड सिक्स्थ पॉइंट इज नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुई है तो हमें कैसे कहा जा सकता है कि हमने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर दिया है। ठीक है, और फेलियर ऑफ प्ली ऑफ एलिबी, अगर प्ली ऑफ एलिबी को हम नहीं प्रूव कर पाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक्यूज्ड जो है उसको हम कन्विक्ट कर देंगे। ठीक है, एलिबी का एक्चुअल मतलब होता है एल्सवेयर, कोई भी पर्सन किसी और जगह पर है, मतलब जहां क्राइम हुआ उस जगह पर वो नहीं है। Illustration says that question is whether A committed a crime at Calcutta on a certain day, क्या A ने कोई क्राइम करा है at Calcutta on a certain day। फैक्ट ये है that on that day A was at Lahore, जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन तो वो कैलकाटा में नहीं था, वो लाहौर में था, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर वो हाईली इम्प्रोबेबल बना दे रहा है कि हाँ ए ने तो क्राइम किया ही नहीं होगा। फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन क्राइम वाज कमिटेड ए वाज एट अ distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible। सिर्फ improbable बना रही है, ऑल्दो ये impossible नहीं बना दे रही है कि ये तो क्राइम अब कर ही नहीं सकता है, हो सकता है किसी और तरीके से वो क्राइम कर दे, लेकिन एट द ऑन द फेस ऑफ इट हमें ये पॉइंट मानना पड़ेगा कि ही इज नॉट प्रेजेंट एट द क्राइम सीन, इसीलिए उस पर्सन को हम एक लिबर्टी देंगे। Illustration B says that the question is whether A committed a crime, क्वेश्चन ये है कि क्या A ने क्राइम करा है। Circumstance इस तरह से है that the crime must have been committed either by A, B, C और D। Circumstance ऐसे बन गया है कि ये जो क्राइम है A, B, C, D इन चारों में से ही किसी ने करा होगा, और ये दिखा दिया गया है कि ये B, C और D के द्वारा तो नहीं किया गया है, तो ये हाईली प्रोबेबल बना दे रहा है कि A might have committed the crime। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन 11। अब इसमें आप कुछ केसेस लिख लीजिए, जो हमने दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस कहा उसके आप फैक्ट लिख लीजिए कि उसमें कोर्ट ने कहा क्या आखिर। तो प्ली ऑफ एलिबी postulates the physical impossibility of presence of accused at the scene of crime by reason of his presence at another place। प्ली ऑफ एलिबी जो है वो फिजिकली इम्पॉसिबल बना दे रहा है इस फैक्ट को कि जो पर्सन एक्यूज्ड है वो क्राइम सीन पर प्रेजेंट होगा कि बिकॉज ही इज एट एनी अदर प्लेस एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। ये कहा गया था दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981 के केस में। एक और केस है खेहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का केस है, KEHAR, खेहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980। इसमें कहा गया ओनली अ प्राइमा फेसी केस ऑफ कंस्पिरेसी हैज टू बी मेड आउट टू ब्रिंग सेक्शन 10 इनटू ऑपरेशन। सेक्शन 10 को ऑपरेशन में लाने के लिए, सेक्शन 10 जो रूल ऑफ एजेंसी था कंस्पिरेसी से रिलेटेड, हम सेक्शन 10 के केस आपको दे रहे हैं। ओनली अ प्राइमा फेसी केस ऑफ कंस्पिरेसी हैज टू बी मेड आउट टू ब्रिंग सेक्शन 10 इनटू ऑपरेशन। ठीक है, एक और केस है सेक्शन 10 से रिलेटेड, सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957। इसमें ये प्रिंसिपल अंडरलाई किया गया था दैट सेक्शन 10 इज द थ्योरी ऑफ एजेंसी या रूल ऑफ एजेंसी। ठीक है,
थ्योरी ऑफ एजेंसी, सेक्शन 10 इज द थ्योरी ऑफ एजेंसी या रूल ऑफ एजेंसी। किसमें ये बात कही गई है? तो सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957। आई होप आप केसेस लिख रहे हैं। अब इसके पहले हमने जो टीआईपी का सेक्शन पढ़ा था, दैट वाज सेक्शन 7 आई गेस, राइट? नहीं, दैट वाज सेक्शन 9, सेक्शन 9 टीआईपी। तो इसमें भी आप एक केस लिख लीजिए, अब्दुल वहीद खान वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, मतलब आंध्र प्रदेश। अब्दुल वहीद खान वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, इट इज डिजायरेबल दैट आइडेंटिफिकेशन परेड शुड बी कंडक्टेड soon after arrest of the accused. It is desirable that identification parade should be conducted soon after arrest of the accused. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हो गए। हमारा सेक्शन 11 तक कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें कौन से सेक्शंस देखने थे? हमें सेक्शन 24 से देखना है। सेक्शन 24 से 30 भी एपीयू के एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, ये सारे सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्टली नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इन सेक्शन से नहीं, जो सेक्शन जो उन्होंने बताए हुए हैं वो सेक्शन उनके सिलेबस में इंक्लूड हो रहा है। तो सेक्शन 24 के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कन्फेशन की बात हो रही है। Section 24 is talking about confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceeding. किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोई कन्फेशन जो है वो कब इररेलेवेंट हो जाता है? तो कोई कन्फेशन अगर हम किसी पर्सन को इंड्यूस करके, उसे थ्रेट करके या उससे कोई प्रॉमिस लेकर हम कन्फेशन ले रहे हैं तो दैट कन्फेशन विल बी इररेलेवेंट। सी, कन्फेशन मेड बाय एक्यूज्ड पर्सन, कन्फेशन किसके द्वारा होगा? तो कन्फेशन हमेशा एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा होगा और वो इररेलेवेंट हो जाएगा इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। कब वो इररेलेवेंट हो जाएगा? इफ द मेकिंग ऑफ कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय, अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस के द्वारा वो कन्फेशन किया गया, हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज, चार्ज के रेफरेंस में हम बात कह रहे हैं, अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। जो कन्फेशन है वो एक्यूज्ड पर्सन अपने अगेंस्ट देता है। ठीक है, कन्फेशन हमेशा एडमिशन ऑफ गिल्ट को कहते हैं। ठीक है, हमने कोई क्राइम करा, वो हमने जाके कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया, हमने कोर्ट में जाकर कन्फेस कर दिया कि आई हैव कमिटेड दिस क्राइम, तो ये होता है कन्फेशन। ठीक है, और हमेशा वो रेफरेंस टू चार्ज होगा, एक्यूज्ड पर्सन होगा, एक्यूज्ड पर्सन अपने खिलाफ देगा। तो प्रोसीडिंग फ्रॉम विच अ पर्सन इन अथॉरिटी एंड सफिशिएंट इन ओपिनियन ऑफ कोर्ट to give accused person ground on which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of temporal nature in reference to proceedings against him. See, एक बात तो हमने कही कि इंड्यूसमेंट से हो रहा हो कोई कन्फेशन, या थ्रेट से हो रहा हो, या प्रॉमिस से हो रहा हो। तो प्रॉमिस का मतलब यहाँ पर हो गया कि कोई भी पर्सन जो कि अथॉरिटी में है वो एक्यूज को ये बात कह रहा है कि जाओ तुम जाके कोर्ट में कन्फेस कर लो, तो हम तुम्हें किसी भी तरह का एडवांटेज देंगे, या हो सकता है तुम्हें हम बचा लें, अवॉइड करना पड़े तुम्हें ईवल ऑफ टेम्पोरल नेचर। तो यहाँ पे जो पर्सन इन अथॉरिटी है वही ये प्रॉमिस दे सकता है, और उस प्रॉमिस पे अगर किसी पर्सन ने कन्फेस कर दिया है तो दैट विल बी एन इररेलेवेंट कन्फेशन। सेक्शन 25 says that confession to police officer not to be proved, पुलिस ऑफिसर को हम कुछ भी कन्फेस कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी प्रूव्ड। ठीक है, एक्यूज पर्सन कभी भी पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन नहीं दे सकता है। Section 26 is talking about confession by accused while in custody of police not to be proved against him. कोई भी कन्फेशन एक्यूज्ड द्वारा दिया जा रहा है इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। उसने अगर किसी एक्यूज्ड पर्सन ने अगर पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेशन दे दिया तो दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन while is in custody of police officer unless it be made in immediate presence of magistrate। लेकिन अगर वो कन्फेशन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट हो रहा है तो दैट कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट सच पर्सन। ठीक है, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट में अगर कोई कन्फेशन हो रहा है, वहां पुलिस ऑफिसर भी मौजूद है, स्टिल दैट कन्फेशन विल बी अ वैलिड कन्फेशन। तो
आर वर्सेस लेस्टर के केस में कहा गया था कि जो जुडिशियल कन्फेशन होता है वो एक सब्सटैंटिव एविडेंस होता है। जुडिशियल कन्फेशन का मतलब हो गया किसी जज या मैजिस्ट्रेट के सामने हम कन्फेस कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन सेज दैट इन दिस सेक्शन मैजिस्ट्रेट क्या क्या इंक्लूड नहीं करेगा, हेड ऑफ द विलेज जो होता है जब वो मैजिस्ट्रियल फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा हो, या elsewhere where such headman is magistrate exercising power of magistrate अंडर सीपीसी, ठीक है, सीआरपीसी। दैट मीन्स मैजिस्ट्रेट जो विलेज के जो सरपंच होते हैं या मैजिस्ट्रियल फंक्शन जो डिस्चार्ज कर रहे होते हैं उन्हें हम मैजिस्ट्रेट यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक और केस इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लीजिए, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरदीप सिंह 1999 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एडमिसिबल होता है। Extrajudicial confession is admissible in evidence and the court in appropriate cases can rely on it and convict the accused। मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है और उस बेसिस पर कोर्ट अपना कन्विक्शन या एक्विटल या जो भी पनिशमेंट देनी है वो सुना सकती है, ठीक है। लेकिन वही स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस पी रवि कुमार 2018 का केस है। इसमें कहा गया एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है इट इज अ वीक पीस ऑफ एविडेंस एंड इट कैन नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस सपोर्टेड बाय अदर सब्सटैंटिव एविडेंस। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है कोर्ट के सामने नहीं, हम किसी अदर पर्सन के सामने कोई कन्फेशन दे रहे हैं तो वो कन्फेशन एक वीक पीस ऑफ एविडेंस होता है और वो बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं बन सकता है जब तक कि उसे अदर सब्सटैंटिव एविडेंस के साथ कोरोबोरेट ना किया जाए, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 26 यहाँ पर कंप्लीट हुआ और हमने दो केस भी देखे, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरदीप सिंह एंड स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस पी रवि कुमार। Section 27 is talking about how much of information received from accused may be proved। अब accused से जो हमें information मिली है तो किस हद तक हम कितना information का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो provided that, अब सी provided से ही ये शुरू हो रहा है because this section 27 is an exception to section 26, ठीक है, 25 and 26। तो it provided that when any fact is deposed to as discovered, किसी फैक्ट को हम डिस्कवर मान रहे हैं इन कंसिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस इन कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, so much of such information, whether it amounts to confession or not, as relate distinctly to the fact thereby discovered may be proved। see, अगर हमने कोई भी बात पुलिस ऑफिसर को कही, हमने कन्फेस कर दिया पुलिस ऑफिसर के सामने, किसी पुलिस ऑफिसर आई हैव मर्डर्ड मिस्टर बी, ठीक है, एंड मैंने नाइफ छुपा दी है अपने किचन में, मैंने बी का मर्डर करा और मैंने जिस चाकू से उसका मर्डर करा है उसे मैंने किचन में छुपाया है, तो मैंने बी का मर्डर करा, ये तो कन्फेशन हो गया और कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी प्रूव्ड। लेकिन जो बाद में मैंने बात कही कि मैंने चाकू किचन में छुपाया है, दैट फैक्ट कैन बी कोर्ट, दैट मीन्स पुलिस ऑफिसर कैन यूज दैट एविडेंस, कैन यूज दैट सेंटेंस जो हमने चाकू छुपाने वाली बात कही, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कवर कर रहे हैं कोई भी ऐसा डिस्टिंक्ट फैक्ट जो पहले से नहीं पता है। तो ये हमारा सेक्शन 27 कंप्लीट होता है। सेक्शन 27 में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एक तो है काठी कालू का केस, दूसरा है पलविंदर कौर का केस, एक है निशिकांत झा का केस, पुली कोटैया वर्सेस एम्परर का केस एंड देवमन उपाध्याय स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। ये 4-5 केस है, ये केस के नाम आप याद कर लीजिए, ये सारे केस रिलेटेड हैं विद द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट कितना कर सकते हैं, तो सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं जो डिस्टिंक्टली रिलेट कर रहा है फैक्ट डिस्कवर होने से, ना कि कन्फेशन से रिलेटेड। कौन कौन से केसेस हैं, काठी कालू का केस, पलविंदर कौर केस, निशिकांत झा का केस, पुली कोटैया वर्सेस एम्परर का केस, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय में ये बात कही गई थी, जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रिंसिपल है कि हम अपने आप को सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हम किसी के सामने कुछ बात नहीं कह सकते हैं कि, या हमें कंपेल नहीं किया जा सकता है कि हमने ये ऑफेंस करा है, तो उससे ये कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि इस
सेक्शन 27 में भी हम उस वर्ड को नहीं रेलेवेंट मान रहे हैं जिसमें हमने कन्फेस कर दिया। वो तो हम जो डिस्टिंक्ट फैक्ट है, जो कि डिस्कवर्ड फैक्ट के बारे में जो बात हो रही है, उसे हम सिर्फ एविडेंस में ले रहे हैं। ठीक है। Now comes section 28. It is talking about confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise. इसे हम read with section 24 कह सकते हैं। 24 के साथ हम read करेंगे। 24 में हमने बात कही थी कि impression, अगर हमने inducement, threat और promise से कोई confession लिया है तो that will not be relevant। लेकिन 28 ये बात कह रहा है कि अगर वो inducement, threat और promise remove हो चुका है, उसके बाद हमने कोई confession करा है तो that will be a relevant fact। ठीक है। Section 29. Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of the promise of secrecy etc. कोई भी ऐसा कन्फेशन जो कि रेलेवेंट रहा होता तो उसको सिर्फ इस बेसिस पर इररेलेवेंट नहीं बनाया जा सकता है कि हमने प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पर उसे कहा था। हमने इसलिए ये बात तुमसे शेयर करी क्योंकि तुमसे हमने ये प्रॉमिस ले लिया था कि तुम किसी और पर्सन को ये बात नहीं बताने वाले हो। तो these excuses can't be taken as। सी, तो कौन कौन से उसमें वर्ड्स दिए हुए हैं? इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट डज नॉट बिकम इररेलेवेंट मेरली बिकॉज इट वाज मेड अपॉन द प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, एक सीक्रेसी हो गया, और इन कंसिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन, डिसेप्शन हो गया, प्रैक्टिस्ड ऑन द एक्यूज पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इट, और व्हेन ही वाज ड्रंक, जब वो ड्रंक था, डिसेप्शन में था, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी थी, या फिर वो आंसर के फॉर्म में, आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में उसने कोई बात कह दी विच ही डिड नॉट हैव आंसर्ड, जो उसने आंसर नहीं करा होता, वॉट एवर मे हैव बीन द फॉर्म ऑफ दोज क्वेश्चन, और बिकॉज ही वॉज नॉट वार्न्ड, या उसे कोई वार्निंग नहीं मिली थी कि तुम अपने खिलाफ कन्फेशन दोगे तो वो हम कोर्ट में इस्तेमाल कर लेंगे, दैट ही वॉज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन एंड दैट एविडेंस ऑफ इट माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम, तो उसके खिलाफ ये सारी बातें इस्तेमाल की जा सकती है। इसे हम याद कर लेते हैं इस वर्ड से, वादा सीक्रेसी का, WADA, सीक्रेसी का। ठीक है। तो वादा का W से हमारा हो जाएगा वार्निंग। अगर हम किसी पर्सन को वार्न कर दे रहे हैं कि ठीक है तुम अगर कन्फेशन दोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम यूज कर लेंगे, उसके बाद उसने कन्फेशन दे दी, तो ये कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने तो वार्निंग दे दी थी। अब इस वार्निंग को लेके वो पर्सन ये नहीं कह सकता है कि आपने वार्निंग दी थी आप कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हो गया आंसर क्वेश्चन। हमने अगर कोई आंसर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हमने किसी से कन्फेशन निकलवा लिया तो वो भी चलेगा। D4 हो गया, ड्रंक हो गया, ड्रंक हो गया, या फिर डिसेप्शन हो गया, किसी पर्सन को ड्रिंक करवा के या डिसेप्शन के मामले में कोई पर्सन अगर हमसे कोई कन्फेशन कर दे रहा है तो दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट। और फाइनली उसके बाद वादा हो गया सीक्रेसी का। अगर सीक्रेसी में आकर किसी पर्सन ने हमसे कोई कन्फेशन कर दिए तो वो हम कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द फाइनल सेक्शन इज कंसिडरेशन ऑफ proved confession affecting person making it another jointly under the trial for the same offense। इसे हम joint trial word से याद कर सकते हैं। See, when more persons than one, मतलब दो या दो से ज्यादा पर्सन, अगर उन्हें jointly ट्राई करा गया है, एक साथ उन पर ट्रायल चलाया जा रहा है सेम ऑफेंस के लिए, और उसमें से कन्फेशन कर दिया किसी एक पर्सन ने जो उसे अफेक्ट कर रहा है और किसी अदर पर्सन को भी अफेक्ट कर रहा है, और उसे प्रूफ किया जा चुका है उसके कन्फेशन को, तो कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन, कोर्ट की डिस्क्रिशन पर है कि वो कंसिडरेशन में ले सकता है उस कन्फेशन को एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन। जिस पर्सन ने किया उसके अगेंस्ट तो वो लेगा ही, लेकिन किसी अदर पर्सन के अगेंस्ट भी कोर्ट चाहे तो कन्फेशन को कंसिडरेशन में ले सकता है एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स सच कन्फेशन, और साथ ही साथ जिस पर्सन ने कन्फेशन करा है उस पर्सन के अगेंस्ट भी। एक्सप्लेनेशन सेज दैट ऑफेंस एज यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स, ऑफेंस में क्या क्या शामिल है, अबेटमेंट भी शामिल है, अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस भी शामिल है। इलस्ट्रेशन सेज दैट A and B are jointly tried for the murder of C, A और B को jointly ट्राई करा गया है C के मर्डर के लिए, और ये प्रूव किया जा चुका है, A ने ये बात कही B and I murdered C, तो कोर्ट चाहे तो ये स्टेटमेंट ए और बी दोनों के खिलाफ ले सकती है। ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, अब यहाँ पर सिर्फ ए की ट्रायल चल रही है और यहाँ पर एविडेंस है टू शो दैट सी वॉज मर्डर्ड बाय ए एंड बी। ठीक है, और बी ने ये बात कही कि ए और मैंने मिलकर सी को मारा है।
तो ये स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं हो सकता है क्योंकि ए और बी का जॉइंट ट्रायल तो चल ही नहीं रहा है। तो दिस इज सेक्शन 30। यहाँ पर हम बात करते हैं जॉइंट ट्रायल के बारे में। नेक्स्ट कम्स सेक्शन 31 तो हमारे एपीओ के एग्जाम में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कम्स सेक्शन 32। इट टॉक्स अबाउट द रूल ऑफ नेसेसिटी। सेक्शन 32 को हम रूल ऑफ नेसेसिटी भी कहते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं है, सी कोई पर्सन वो मिल नहीं रहा है या इनकेपेबल हो गया, एविडेंस नहीं दे सकता, या जिसकी अटेंडेंस हम नहीं कोर्ट में ला सकते हैं विदाउट द अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस under which circumstance of case appears to court unreasonable are themselves relevant in following cases। अब इन फॉलोइंग केसेस में वो सारे फैक्ट या वो सारे स्टेटमेंट्स को हम रेलेवेंट मान लेंगे। सबसे पहला हो गया व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, मतलब ये डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट अगर कोई पर्सन कर रहा है एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, वो अपने डेथ की वजह बता रहा है, या फिर कोई भी अदर सर्कमस्टांस ऑफ द ट्रांजैक्शन जो कि उसकी डेथ कॉज कर रहा है, इन केसेस इन विच सच कॉज ऑफ दैट पर्सन डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। उस पर्सन के डेथ को जब क्वेश्चन उठाया गया कि उसकी डेथ कैसे हुई, उस पर्सन ने डाइंग डिक्लेरेशन में ये बात कह दी कि इस रीजन से मेरी डेथ हुई है, तो सच स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा वेदर द पर्सन हु मेड देम, और वो स्टेटमेंट तब रेलेवेंट हो जाएगा। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन ने स्टेटमेंट करा है ही वॉज अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ and whatever may be the nature of proceeding in which cause of his death comes into question। See, whatever may be the nature of proceeding का मतलब हो गया ये सिविल प्रोसीडिंग भी हो सकती है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। इस पर एक केस है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस। इसमें वाइफ ने डाइंग डिक्लेरेशन दे दी थी अपने हस्बैंड की, तो दैट वाज रेलेवेंट। अब डाइंग डिक्लेरेशन से पाकला नारायण स्वामी के केस में पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, आप इस केस को लिख लीजिए, 32 के क्लॉज 1 से ये डील कर रहा है। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939। प्रिवी काउंसिल ने कहा था, कोर्ट हेल्ड दैट स्टेटमेंट मेड बाय डिसीज्ड to his wife that he was going to the accused place to collect money from him, this statement was admissible under section 32 clause 1। और एक और केस है कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958। सुप्रीम कोर्ट held that there is neither rule of law nor prudence which states that dying declaration cannot form the sole basis of conviction unless it is corroborated by independent evidence। A true and voluntary declaration needs no corroboration। तो कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 में ये बात कही गई कि ये जरूरी नहीं है कि हम जो डाइंग डिक्लेरेशन है उससे अदर एविडेंसेस के साथ कोरोबरेट करें ही। अगर ये बात ये एक रूल ऑफ प्रूडेंस है, ये मतलब प्रूडेंटली हमें देखना पड़ेगा कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है क्या वो रियल बात कह रहा है, उसमें कहीं किसी भी तरह का कोई गलत तो नहीं है कि हमने जो डाइंग डिक्लेरेशन करा वो हमने किसी को फंसाने के लिए करा। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, ये बात कही गई थी। क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस है 1885 का। 1885 का केस है क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। इट वाज हेल्ड दैट डाइंग डिक्लेरेशन मेड बाय साइंस एंड नोट्स इज आल्सो रेलेवेंट। इसमें जिस पर्सन की डेथ होने वाली थी उसका गला कट चुका था, इस वजह से वो बोल नहीं सकती थी, तो उसने सिर्फ इशारों में सिर्फ अपना सिर हिलाकर बताया था कि एक्यूज्ड पर्सन कौन है। तो इसमें डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया गया था कि सिर को हिलाना या साइन देना दैट इज ऑल्सो अ डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस हो गए। एक और केस है, ये 2019 का केस है, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी ओरल और इन राइटिंग एंड एनी एडिकेट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बाय वर्ड्स और अदरवाइज विल सफाइस प्रोवाइडेड दैट इंडिकेशन आर डेफिनिट एंड पॉजिटिव। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन हम ओरल भी कर सकते हैं, रिटन फॉर्म भी कर सकते हैं। लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा गया था ये। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 32 का क्लॉज 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइंग डिक्लेरेशन का कंसेप्ट इसमें है। अब इसके बाद हम सबसेक्शन 2 देखते हैं,
और इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर हमने कोर्स ऑफ बिजनेस में भी कोई चीज कह दी है, सी जो डाइंग डिक्लेरेशन का जो कंसेप्ट है, ये बात करता है एक लीगल मैक्सिम की, जो है नेमो मॉरिटर प्रेसेमिनेटर मेंत्री। इट मीन्स अ पर्सन अबाउट टू डाई वुड नॉट लाई। कोर्ट ये मानती है कि जो पर्सन की मृत्यु होने वाली है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। और वो पर्सन अगर सरवाइव कर जाता है तो उसकी स्टेटमेंट को हम 157 के अकॉर्डिंग लेने वाले हैं, ठीक है। लेटम मॉर्टम, LETRMMORTEM, लेटम मॉर्टम का मतलब होता है वर्ड्स सेड बिफोर डेथ। इतनी बात आपको याद रखनी है सेक्शन 32 से रिलेटेड। क्लॉज 2 बात कर रहा है और इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस when the statement was made by such person in ordinary course of business and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him। किसी पर्सन ने बुक्स में, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो उन बुक्स में एंट्री करता था, और इन डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, या प्रोफेशनल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते वक्त किसी बुक्स में या कोई एक्नॉलेजमेंट कोई पर्सन राइट करता था या साइन करता था of the receipt of money, goods या security or property of any kind, or of a document used in commerce written or signed by him, or of the date of the letter or other document usually dated। जो कि यूजुअल वे में, मतलब बिजनेस ऑफ कोर्स जो होता है, कोर्स ऑफ बिजनेस जो होता है, उसमें अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी खाता मेंटेन कर रहे हैं या डायरी में कुछ लिख रहे हैं या कोई भी एक्नॉलेजमेंट साइन करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो ये सारी चीजें सबसेक्शन 2 में इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसेक्शन 2 दैट इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, इतनी बात करनी है। सबसेक्शन 3 इज सेइंग दैट और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मेकर। अब मेकर के इंटरेस्ट में हम कोई बात कह रहे हैं, सी व्हेन द स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो पर्सन अगर खुद के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे रहा है, उसे तो हमें रेलेवेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि जनरली अपने खिलाफ तो कोई स्टेटमेंट नहीं देता है, ठीक है। सबसेक्शन 4 इज टॉकिंग अबाउट ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, तो ये भी चीजें रेलेवेंट हो जाती है। सेक्शन 32 में सबसे इंपॉर्टेंट था सबसेक्शन 1 दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन, वो मैंने पढ़ा दिया है। बाकी सबका आपको सिर्फ एक एक वर्ड याद रखना है। दैट मीन्स सबसेक्शन 2 में आप बिजनेस याद रख लीजिए, इसमें अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर इंटरेस्ट याद कर लीजिए, यहाँ पर पब्लिक राइट याद कर लीजिए। पब्लिक राइट, कस्टम या मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होगा दैट विल बी रेलेवेंट। और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो किसी रिलेशनशिप, जो कि मैरिज, ब्लड या अडॉप्शन से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड अगर कोई कुछ बात कह रहा है तो दैट विल आल्सो बी रिलेवेंट। और इज मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स, फैमिली अफेयर्स से रिलेटेड हमने कोई विल बनाई है या कोई डीड बनाई है, दैट विल आल्सो बी रिलेवेंट एज पर सेक्शन 32। या कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिलेट कर रहा है किसी ट्रांजैक्शन को, जो मेंशन है सेक्शन 13 के क्लॉज ए में, तो वो फैक्ट भी रेलेवेंट हो जाते हैं एज पर सेक्शन 32। या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि सेवरल पर्सन ने अपनी फीलिंग अगर एक्सप्रेस करी है, मतलब जो क्राउड है, क्राउड की अगर जो कोई फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, तो दैट विल आल्सो बी रेलेवेंट एज पर सेक्शन 32। दैट मीन्स केसेस इन विच स्टेटमेंट और रेलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड, तो ये सारे में रेलेवेंट हो जा रही है, ठीक है। अब 32 के आप पूरे जो 8 क्लॉज है वो सारे क्लॉजेस याद कर लीजिए। 32 के 1 में डेथ याद कर लीजिए, 32 के 2 बिजनेस, 32 का 3 अगेंस्ट मेकर, 32 का 4 पब्लिक राइट या कस्टम, 32 का 5 रिलेशनशिप, 32 का 6 विल और डीड, 32 का 7 13A ट्रांजैक्शन, 32 का 8 सेवरल पर्सन स्टेटमेंट या फिर फीलिंग याद कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप इन वर्ड से याद कर लीजिए, DBIPR WTS, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे नहीं, WTS का मैं बताऊंगी। DBS IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है ये, DBS IPR एंड WTS, इससे आपके सारे क्लॉजेस याद होने वाले हैं। पहला में हो गया डेथ, दूसरे में है बिजनेस, तीसरे में है इंटरेस्ट, चौथे में है पब्लिक, पांचवे में है रिलेशनशिप, छठे में है विल, उसके बाद है ट्रांजैक्शन, उसके बाद है सेवरल पर्सन। इस तरह से आपका सारा क्लॉज याद हो जाने वाला है। DBIPR WTS ये याद कर लीजिए। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन इज वेदर A was murdered by B, क्या B ने A को मारा है?
A dies of injuries received in a transaction in course of which she was ravished. Question is whether she was ravished by B, or the question is whether A was killed by B. Under such circumstance, the suit would lie against B and by A's widow. The statement made by A as to the cause of his or her death, referring respectively to the murder, रेप एंड एक्शनेबल रॉन्ग अंडर कंसिडरेशन आर रेलेवेंट फैक्ट। तो ये सारे फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे जो भी स्टेटमेंट ए ने कही है विद रिगार्ड टू हर डेथ, हर और हिज डेथ, रेफरिंग टू मर्डर से रिलेटेड, रेप से रिलेटेड, जो भी उसने जो भी बात कही, उसके साथ जो भी चीजें हुई, जिसने उसका मर्डर करा, जिसने उसके साथ रेप करा, ये सारे फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे एज पर दी 32 का क्लॉज 1। क्वेश्चन इज एज टू डेट ऑफ एज बर्थ। अब ए के बर्थ पर हम सवाल उठा रहे हैं कि ए के बर्थ का डेट कौन सा है। एन एंट्री इन डायरी ऑफ द डिसीज्ड सर्जन, डिसीज्ड सर्जन की डायरी हम चेक करने वाले हैं, जो कि वो कोर्स ऑफ बिजनेस में रेगुलरली लिख कर रखता था, स्टेटिंग दैट ऑन द गिवन डे ही अटेंडेड एज मदर, उसने एक ही मदर को अटेंड करा था और उसने डिलीवर करा था उसे एक सन। तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा इन क्लॉज 2, जिसमें हमने बात करी थी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन इज वेदर ए वाज इन कैलकाटा ऑन अ गिवन डे। तो स्टेटमेंट इन डायरी ऑफ अ डिसीज सॉलिसिटर, जो कि वो रेगुलरली रखता था इन कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये भी रेलेवेंट हो जाएगा एज पर क्लॉज 2। ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर अ शिप सेल फ्रॉम बॉम्बे हार्बर ऑन अ गिवन डे, क्या जो शिप है पर्टिकुलर शिप क्या वो सेल करी थी। तो एक लेटर रिटन, डिसीज्ड पर्सन ने एक लेटर लिखा था, member of a merchant family, by which she was chartered to their correspondents in London, to whom the cargo was consigned, stating that ship sailed, और उसने लेटर में ये लिखा कि शिप तो सेल हो गई है। तो दिस विल बी रेलेवेंट अंडर द कोर्स ऑफ बिजनेस। द क्वेश्चन इज वेदर द रेंट वाज पेड टू ए फॉर सर्टन लैंड, क्या जो रेंट है वो पे करा गया था ए को फॉर सर्टन लैंड। लेटर फ्रॉम एज डिसीज्ड एजेंट टू ए के डिसीज्ड एजेंट ने ए को लेटर लिखा था सेइंग दैट ही हैड रिसीव्ड द रेंट ऑन एज अकाउंट। तो ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। अब ये किस में रेलेवेंट होगा, ये भी क्लॉज 2 में रेलेवेंट होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है वेदर ए एंड बी वर लीगली मैरिड। ठीक है। तो इसे हम क्लॉज 5 में, क्लॉज 5 के इलस्ट्रेशन, क्लॉज 5 में हम मानेंगे। स्टेटमेंट ऑफ द डिसीज्ड क्लर्कीमैन, सी डिसीज्ड का हम स्टेटमेंट ले रहे हैं दैट ही मैरिड देम, उसने उन लोग की शादी कराई अंडर सच सर्कमस्टांस दैट द सेलिब्रेशन वुड बी अ क्राइम, तो ये रेलेवेंट हो गया। क्वेश्चन इज वेदर ए अ पर्सन हु कैन नॉट बी फाउंड रोट अ लेटर ऑन अ सर्टन डे। तो जी जो इलस्ट्रेशन है वो भी क्लॉज 2 में रेलेवेंट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि लेटर रिटन बाय हिम इज डेटेड ऑन दैट डे इज रेलेवेंट, मतलब ये कोर्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहा है। इसी तरह से सारे इलस्ट्रेशन है, बाकी सारे इलस्ट्रेशन बहुत ही ईजी है, आपको एक बार में ही पढ़कर समझ आ जाने वाला है। तो हमने अभी तक सेक्शन 32 तक कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद हमें पढ़ना है सेक्शन 45 आई गेस, राइट। सेक्शन 45 से हमें स्टार्ट करना है। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो हम सेक्शन 45 और जो बचे सेक्शंस हैं जो एपीओ में आने वाले हैं वो सारे सेक्शन को पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा जा चुका है। और तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मैंने केस लॉज लिखवा दिया है, वो सारे केसेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमने सेक्शंस डिस्कस करे हैं उन सेक्शन के जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स आप मार्क कर लीजिएगा और उन्हें रट लीजिएगा, क्योंकि एक एक कीवर्ड आ जाता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर में क्या बात लिखी गई है, और हमने सायर वर्ड पढ़ा, स्कोप वर्ड पढ़ा, जो DBIPR WTS करके पढ़ा। ये सारी ट्रिक्स आपको हेल्प करेगी कि आपको की एसेंशियल्स याद रह सकें। हमने PCM पढ़ा था, प्रिपरेशन, मोटिव और कंडक्ट वाला, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपके लिए ईजी हो जाएगा आपको ये सेक्शंस याद करना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।